आगरा का शाही दरबार अपनी भव्यता और बुद्धिमत्ता की चर्चाओं के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। बादशाह अकबर अक्सर ज्ञान और मनोरंजन के लिए बीरबल को विचित्र और असंभव लगने वाली चुनौतियां दिया करते थे। एक दोपहर जब दरबार पूरी तरह भरा हुआ था तो अकबर ने एक गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, हमारे राज्य में लाखों पशु हैं, लेकिन हमने सुना है कि तुम साधारण सी चीज में भी असाधारण गुण खोज लेते हो। हम तुम्हें एक अजीब काम सौंपते हैं, हमें दुनिया का सबसे अक्लमंद गधा ढूंढ कर दिखाओ। दरबार में बैठे सभी दरबारी हंस पड़े। गधा और अक्लमंदी, ये तो विरोधाभास था। बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, जहांपना, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मुझे 14 दिनों का समय चाहिए। मैं आपको न केवल एक अक्लमंद गधा पेश करूंगा, बल्कि वो एक ऐसा गधा होगा जो हिसाब किताब करना भी जानता हो। 14वें दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके साथ एक नौकर था जो एक बहुत ही दुबले पतले लेकिन अजीबोगरीब ढंग से सजे हुए गधे को खींच रहा था। गधे के माथे पर एक स्याही की डिबिया और एक छोटा सा कागज बंधा हुआ था। ये गधा पूरी तरह से शांत था और उसकी आंखें वे किसी विचारक जैसी लग रही थीं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या है बीरबल? ये अजीब जानवर क्या सच में? हाँ जहांपना, बीरबल ने आत्मविश्वास से झुककर कहा, ये है वो मुनीम गधा जिसका मैंने वादा किया था। ये केवल हिसाब किताब ही नहीं करता, बल्कि ये उन सभी जानवरों में सबसे अक्लमंद है जो हिसाब किताब करने से बचते हैं। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। लेकिन बीरबल, इसने कौन सा हिसाब किया है? मुझे तो इसके माथे पर केवल कोरा कागज और एक स्याही की डिबिया दिख रही है। जोड़ कहाँ है? घटाव कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, सबसे कठिन हिसाब होता है नुकसान का हिसाब। इस गधे को पता है कि जब कोई इंसान एक बेकार जानवर को रोजाना खिलाता है तो मालिक को कितना आर्थिक नुकसान होता है। ये गधा हर पल इसी बात की गहरी गणना में डूबा रहता है कि इसने आज अपने मालिक का कितना दाना बर्बाद किया। बीरबल ने गधे की ओर इशारा किया। आप इसकी आंखों में व्याप्त चिंता को देखें जहांपना। ये चिंता ही इसकी सबसे बड़ी गणित है। ये जानता है कि ये जितना अधिक दिन जिएगा उतना ही अधिक नुकसान अपने मालिक को पहुंचाएगा, इसीलिए ये इतना दुबला पतला है। ये शर्म के मारे खाना भी कम खाता है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर स्वयं अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने जोरदार हंसी के बाद खुद को संभाला। उनकी आंखों में अब भी उस गधे की आर्थिक चिंता की छवि तैर रही थी। वाह बीरबल, तुमने तो एक ऐसे जीव को खोज निकाला जो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को अपनी सेहत पर लागू करता है। ये अद्भुत है। इसे दरबार का महालेखाकार गधा घोषित किया जाना चाहिए। दरबारियों ने फिर से तालियां बजाईं। बादशाह ने अपनी दाढ़ी सहलाई और बीरबल की ओर देखते हुए चुनौती दी। परंतु बीरबल, तुम्हारा दावा था कि तुम सबसे अजीब गधों की कहानियां बताओगे। अगर तुम दूसरा ऐसा जीव पेश कर सको जिसकी विलक्षणता इस दुबले पतले विचारक गधे को भी पीछे छोड़ दे, तब मैं मानूंगा कि तुम वास्तव में जीवों के मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हो। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपना, आपकी आज्ञा सर्वोपरि। मेरे पास एक ऐसा गधा है जो शायद इस दुनिया का सबसे अधिक परंपरावादी जीव है। परंपरावादी गधा? अकबर आश्चर्यचकित रह गए। जी जहांपना, बीरबल ने गंभीरता से कहा, वो गधा हर काम बस इसलिए करता है क्योंकि उसके पूर्वज भी यही करते आए थे। वो भविष्य की नहीं, सिर्फ अतीत की चिंता में घुलता रहता है। उसे ढूंढने के लिए हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो आपके शाही अस्तबल के बिल्कुल पीछे बंधा हुआ है। अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया। गजब बीरबल, ये तो सचमुच मनोविज्ञान का मामला है। चलो इस परंपरावादी जीव का दर्शन किया जाए। बादशाह और बीरबल तुरंत अस्तबल के पीछे पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक हृष्ट पुष्ट गधा एक टोकरी में रखे ताजे हरे चारे को सूंघकर पीछे हट रहा था। इसके बजाय वो जमीन पर पड़े कुछ सूखे, लगभग सड़े हुए तिनकों को बड़े चाव से खा रहा था। अकबर ने पूछा, ये कैसी मूर्खता है? इतना ताजा चारा छोड़कर ये बेकार तिनके क्यों खा रहा है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, जब हमने इसे ताजा चारा खिलाने की कोशिश की तो ये हिनहिना कर बोला, मेरे पूर्वजों ने कभी इतनी शानदार घास नहीं खाई। वे पुराने तिनके खाते थे और मैं भी वही खाऊंगा। ये इतना रूढ़िवादी है कि नई पीढ़ी के फायदे को भी नहीं अपनाता। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अजीब जीव। ठीक है, एक गधा तो मिल गया, अब दूसरा कौन सा विचित्र गधा है बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपना, दूसरा गधा उससे भी ज्यादा विचारशील है। बीरबल अकबर को अस्तबल के उस हिस्से में ले गए जहां एक विशाल हृष्ट-पुष्ट गधा खड़ा था। वो अजीब तरह से अपनी अगली टांग हवा में उठाए हुए था और दीवार को घूर रहा था। उसकी पीठ पर न कोई बोझा था न कोई जीन। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये इतनी अच्छी सेहत होने पर भी खाली क्यों खड़ा है और ये ऐसे क्यों दिख रहा है जैसे किसी गहरे सोच में डूबा हो?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, ये गधा काम करने से पहले तर्क का शिकार है। जब हमने इसे भूसा ढोने को कहा तो ये हिनहिना कर बोला, पहले ये बताओ कि अगर मैं भूसा लेकर जाऊंगा और रास्ते में बाघ मिल गया तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं नदी पार करते समय फिसल गया तो मेरा और भूसे का क्या होगा? ये गधा सिर्फ काल्पनिक खतरों और आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचता रहता है। इसने आज तक कोई काम इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हर काम के अंतहीन बुरे नतीजों पर पहले ही विचार कर लेता है। अकबर ने माथा ठोक लिया। या खुदा, एक अतीत का गुलाम, दूसरा भविष्य का दास। बीरबल, तुमने अजीबोगरीब मूर्खों का संग्रह तैयार किया है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, धीरज रखिए, अभी तो मेरे संग्रह का सबसे अनूठा हीरा बाकी है, जिसे देखकर आप शायद ये मान लें कि वो बाकी दोनों से भी बड़ा मूर्ख है। बीरबल ने इशारा किया और एक तीसरा हष्ट-पुष्ट गधा दरबार में पेश किया गया। अकबर ने भौहें सिकोड़कर पूछा, और इस वीर की क्या समस्या है? क्या ये डरता है कि इसे गधा क्यों कहा जाता है? बीरबल बोले, हुजूर, ये गधा ना अतीत की चिंता करता है, ना भविष्य के खतरे देखता है। ये बस कर्म में विश्वास रखता है, लेकिन ये इतना व्यस्त रहता है कि ये भूल जाता है कि इसे जाना कहाँ है। अगर आप इसे पानी लाने भेजें तो ये नदी किनारे पहुंचकर जमीन खोदने लगेगा, क्योंकि से सिर्फ मेहनत करने से मतलब है, परिणाम से नहीं। जब पूछा जाता है तो कहता है, मैं बहुत मेहनत कर रहा था, मैंने एक पल भी आराम नहीं किया। अकबर ने झुंझलाकर अपना मुकुट संभाल लिया। अद्भुत! एक अतीत का गुलाम, दूसरा भविष्य का दास और तीसरा वर्तमान में निरर्थक परिश्रम करने वाला। बीरबल, ये बता, इन तीनों अजीबोगरीब गधों का सार क्या है और तुमने इन्हें क्यों जमा किया है? बीरबल ने बड़े अदब से सिर झुकाया और मंद मंद मुस्कुराया। जहांपनाह, इन तीनों गधों का सार ये है कि ये दरबार, बाजार और जीवन में व्याप्त 3 तरह के निकम्मे लोगों को दर्शाते हैं। पहला, जो अपने पिछले घाटे पर रोता है, वो उन दरबारियों जैसा है जो हमेशा पिछली गलतियों का दुखड़ा गाते रहते हैं और कोई नई पहल नहीं करते। उनका पूरा जीवन काश में बीत जाता है। बीरबल ने आगे कहा, दूसरा, जो भविष्य की चिंता में भूखा रहता है, वो उन प्रशासकों जैसा है जो केवल कागजों पर इतनी जटिल योजनाएं बनाते हैं कि डर के मारे उन्हें कभी शुरू ही नहीं करते। वे सोचते बहुत हैं पर करते कुछ नहीं। और तीसरा, जो वर्तमान में निरर्थक परिश्रम करता है, वो उन कर्मचारियों का प्रतीक है जो केवल ये दिखाने के लिए हाथापाई करते हैं कि वे व्यस्त हैं। उनका काम मेहनत होता है, सार्थकता नहीं। मैंने इन्हें इसीलिए एकत्र किया है जहांपनाह, ताकि हम ये जान सकें कि राजकाज में सफलता के लिए अतीत का सबक, भविष्य की दृष्टि और वर्तमान का सार्थक श्रम, तीनों में संतुलन आवश्यक है। अकबर ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब विस्मय की जगह एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वाह बीरबल, ये तुमने क्या अद्भुत प्रदर्शन किया। मैंने सोचा था कि तुम सचमुच किसी दुर्लभ पशु की खोज में निकल पड़े होगे, पर तुमने तो मूर्खता और बुद्धिमत्ता के सबसे अजीब नमूने दरबार में पेश कर दिए। दरबार में बैठे दरबारी, जो अभी तक उलझन में थे, अब बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम करते हुए सिर हिलाने लगे। अकबर ने आगे कहा, इन गधों की कीमत तुम्हारे ज्ञान के सामने तुच्छ है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अपने कार्य करने के तरीकों में छिपी होती है। मैं तुम्हें तुम्हारे वादे के अनुसार इनाम देता हूँ, पर इससे बड़ा इनाम यह है कि आज से हर दरबारी अपने काम में इन 3 गधों को याद रखेगा। अतीत के बोझ, भविष्य की चिंता और वर्तमान की निरर्थक भागदौड़ से हमें मुक्ति पानी होगी, तभी हम सच्चे घोड़े बन पाएंगे। अकबर ने हंसते हुए घोषणा की, बीरबल को 50 सोने की मोहरें दी जाएं और इन तीनों अजीब गधों को राज्य की देखभाल से हटाकर तुरंत छुट्टी पर भेज दिया जाए। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर मोहरें स्वीकार की और कहा, जहांपनाह की बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ा इनाम है, जिसने इस मूर्खतापूर्ण चुनौती को भी ज्ञान के पाठ में बदल दिया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अगले कुछ दिनों तक ये अनोखी कहानी पूरे आगरा और शाही महल में चर्चा का विषय बनी रही। अब जब भी कोई दरबारी काम को टालता या बेवजह की चिंता में डूबा दिखता, तो दूसरे दरबारी मजाक में फुसफुसाते, लगता है आज वो मंत्री अतीत के बोझ वाले गधे पर सवारी कर रहा है, या जल्दी करो वरना वर्तमान की निरर्थक दौड़ वाला गधा तुम्हें पकड़ लेगा। सम्राट अकबर ने अपनी खिड़की से ये सब देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पाया कि बीरबल का ये अजीबोगरीब उपाय केवल एक मनोरंजन नहीं था, बल्कि इसने कामकाज के तरीकों में गहरा सुधार किया था। राज्य के हर कोने में ये कहावत मशहूर हो गई कि अगर काम सफलतापूर्वक करना है तो पहले अपने दिमाग से उन 3 शाही गधों को विदा करना होगा। इस तरह उन सबसे अजीब गधों की कहानी ने अकबर के दरबार को हमेशा के लिए बदल दिया। जल्द ही दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई, जहां सम्राट अकबर ने खड़े होकर बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल, उन्होंने स्नेह और प्रशंसा से कहा, तुम्हारे ये 3 शाही गधे मेरे पूरे शासनकाल के सबसे बड़े सुधार साबित हुए हैं। तुमने बिना तलवार उठाए, बिना कोई नया कर लगाए, लोगों के मन की सबसे बड़ी बाधाओं को दूर कर दिया। बीरबल ने शालीनता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, ये सब आपकी प्रजा की ग्रहणशीलता का परिणाम है।
मैंने तो बस उन अदृश्य बोझों को नाम दे दिया था जो हर मनुष्य के मस्तिष्क पर सवार होते हैं। एक बार जब किसी समस्या को नाम मिल जाता है तो उसे भगाना आसान हो जाता है। अकबर ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। मैं तुम्हारी बात मानता हूं बीरबल, लेकिन मुझे बताओ, क्या उन तीनों गधों का कोई वास्तविक ठिकाना भी है या वे सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज थे? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां ये मानसिक बोझ वाले गधे सचमुच बांधे जाते हैं? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराया, ये जानते हुए कि अकबर उन्हें एक नए और दिलचस्प पहेली में उलझा रहे थे। जी हां जहां पनाह, उन गधों का ठिकाना है, बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, परंतु वे किसी शाही अस्तबल में नहीं बंधे हैं। यदि आप उनके सबसे बड़े और स्थायी ठिकाने को जानना चाहते हैं तो वो किसी और का नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य का मन है। जब ये मन अज्ञानता और आलस्य से भर जाता है तो ये तीनों गधे, आलस, चिंता और अनियंत्रित भावना, वहीं अपना डेरा जमा लेते हैं। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। मन तो ठीक है बीरबल, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जिसे मैं देख सकूं, जिसे मैं छू सकूं। क्या कोई ऐसी जगह है जहां ये बोझ सचमुच उतारे जाते हैं? बीरबल ने खिलखिलाकर हंसते हुए उत्तर दिया, जरूर जहां पना, वे तीनों गधे अक्सर उसी जगह पर पाए जाते हैं जहां लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को कल पर टालते हैं। वो स्थान है अनसुलझे इरादों का ढेर। जो भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें जमा करता जाता है, वो अनजाने में इन गधों के लिए एक विशाल अस्तबल बना देता है, और फिर वो बोझ इतना भारी हो जाता है कि बादशाह भी उसे महसूस करता है। अकबर ने ठहाका लगाया, तुम हमेशा बात को मोड़ना जानते हो बीरबल। ठीक है, अगर वे गधे लोगों के कल पर टालने वाले स्थान पर बंधे हैं तो मुझे बताओ कि उन्हें वहां से भगाने का सबसे तेज तरीका क्या है? बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया, जहां पना, उन अजीब गधों को भगाने का सबसे तेज तरीका वास्तव में सबसे आसान भी है। उन्हें ना तो सैनिकों की आवश्यकता है, ना ही किसी शाही हुक्म की। उन सभी कल को आज में बदल दीजिए। बीरबल ने समझाना शुरू किया, वे गधे केवल टाल मटोल के बोझ से जीते हैं। उन्हें वहां से हटाने के लिए हर व्यक्ति को बस एक छोटा सा संकल्प का डंडा उठाना होगा। प्रत्येक दरबारी और प्रत्येक नागरिक को बस इतना करना है कि वो अपने सबसे छोटे अटके हुए काम को आज ही पूरा करे। एक कागज का टुकड़ा जो महीनों से पड़ा है, एक पत्र जिसका जवाब नहीं दिया गया है। जैसे ही काम शुरू होता है, उन गधों को चारा मिलना बंद हो जाता है। बीरबल की आंखें चमकी। आप देखेंगे जहां पना, जैसे ही आज का काम शुरू होगा, उस अस्तबल में एक तीव्र ज्वाला उत्पन्न होगी। उन बोझिल अजीब गधों के पैरों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे तत्काल कार्यवाही के जलते हुए संकल्प के मैदान में खड़े रह सके। वे अपनी पूंछ दबाकर भाग निकलेंगे और अनसुलझे इरादों का ढेर बहुत जल्द पूरे हुए कामों की शानदार इमारत बन जाएगा। जहां पनाह अकबर ये सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने अपने सिर को धीरे से हिलाया। बीरबल, तुम हमेशा समस्या का हल उस जगह से ढूंढ निकालते हो जहां उसकी उम्मीद भी नहीं होती। तुम्हारी योजना अजीब है, लेकिन मुझे तुम्हारे तत्काल कार्यवाही के संकल्प पर भरोसा है। शाही आदेश तुरंत पूरे महल में गूंज उठा। चाहे वो वजीर हो, मुंशी हो या छोटा कर्मचारी, सबको निर्देश दिया गया कि वे तुरंत अपना सबसे पुराना, सबसे बोझिल काम खत्म करें। वो पत्र जिसका जवाब महीनों से टल रहा है, वो हिसाब जो वर्षों से अटका पड़ा है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले बादशाह अकबर और बीरबल उत्सुकता से अस्तबल की ओर बढ़े, जहां वे अजीबोगरीब गधे रखे गए थे। बीरबल के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अस्तबल का भारी दरवाजा खोला गया। भीतर का दृश्य देखकर अकबर की आंखें फटी रह गईं। वो अस्तबल जहां कल तक दर्जनों गधे अपनी बोझिल बदबूदार उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, आज पूरी तरह खाली था। सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ टूटी हुई रस्सियां और बिखरा हुआ सूखा भूसा पड़ा था। जहां पनाह, बीरबल ने झुककर कहा, अनसुलझे इरादों के ये गधे आज के काम की आग का सामना नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी पूंछ दबाई और भाग निकले। अब जब अनसुलझे इरादों का ढेर खत्म हो गया है तो अस्तबल में कोई गधा नहीं रहा। अकबर ने हक्का बक्का होकर सूखे भूसे के ढेर की ओर देखा, जहां गधों के होने का आखिरी निशान बाकी था। बीरबल, ये क्या मूर्खतापूर्ण पहेली है? क्या तुम कह रहे हो कि मेरे अस्तबल के सारे गधे जो कल शाम तक यहाँ खड़े थे, रात भर में सिर्फ आज के काम के डर से हवा में गायब हो गए? ये अविश्वसनीय है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, गधे सचमुच भाग गए, लेकिन वे गधे नहीं थे जो पीठ पर भूसा ढोते हैं। वे तो हमारे हर दरबारी, हर नागरिक के मन में बैठे टालमटोल के इरादे थे। मैंने जब ये अफवाह फैलाई कि कल सुबह इन अनसुलझे इरादों, गधों पर एक अत्यंत भारी और गुप्त काम लादा जाएगा, तो हर उस व्यक्ति ने अपने उस काम को तुरंत पूरा कर लिया जिसे वो बरसों से टाल रहा था।
अनसुलझे इरादे अब सुलझ चुके हैं, इसलिए अस्तबल खाली है। वे गधे, हमारी लापरवाही और आलस्य अब कहीं नहीं है। अकबर ने गहरी सांस ली। वो समझ गया कि ये बीरबल की एक और गहरी चाल थी, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इंसानी मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया था। अकबर ने गहरी सांस ली। वो समझ गया कि ये बीरबल की एक और गहरी चाल थी, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इंसानी मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया था। वाह बीरबल, वाह! बादशाह ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग की गति से तो यमराज भी घबराते होंगे। मुझे स्वीकार करना होगा, तुमने एक रात में राज्य की आधी समस्याएं समाप्त कर दी। मैं देख रहा हूं कि नगर में अचानक एक अभूतपूर्व शांति और व्यवस्था आ गई है। सफाई कर्मी अपनी झाड़ू समय पर चला रहे हैं, व्यापारी हिसाब किताब तुरंत निपटा रहे हैं, और यहां तक कि मेरे मंत्री भी कल की सभा की तैयारी आज ही पूरी करके आए हैं। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बीरबल, उन्होंने अपनी कुर्सी पर आराम से टिकते हुए पूछा, इन आलस्य के गधों को अस्तबल से तो निकाल दिया गया है, पर क्या गारंटी है कि वे फिर से हमारे मन के दरवाजों पर दस्तक नहीं देंगे? और अंत में मुझे ये बताओ, तुमने शुरुआत में कहा था कि अस्तबल में सबसे अजीब गधे थे, वे कौन थे? बीरबल ने सम्मान से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, अब वे गधे वापस कभी नहीं आएंगे यदि हम उन्हें रोज सुबह याद दिलाएं कि उनका काम आज ही खत्म होना जरूरी है। और सबसे अजीब गधे। बीरबल थोड़ा रुके और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। सबसे अजीब गधे तो वे थे जिन्होंने सोचा कि कोई और उनका काम करेगा, जबकि काम करने की जिम्मेदारी केवल उन्हीं की थी। बादशाह अकबर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। बीरबल का यह जवाब एक सीधी बात होते हुए भी गहरा अर्थ छिपाए हुए था। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल असल में किसी जानवर की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि दरबार के उन आलसी अधिकारियों की ओर इशारा कर रहे थे जो अपने कर्तव्यों को कल पर टाल देते थे। अकबर ने अपनी कुर्सी पर सीधा होते हुए कहा, बीरबल, तुम पहेलियों के बादशाह हो। क्या तुम उन वजीरों और ओहदेदारों की बात कर रहे हो जो मेरे हुक्मों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं, वे गधे केवल अस्तबल में ही नहीं पाए जाते, वे अक्सर मंत्री की कुर्सी पर भी विराजमान होते हैं। और कभी कभी बीरबल की आंखें शरारती हो गई। वे इतने अजीब होते हैं कि वे ये भी भूल जाते हैं कि उनका सबसे जरूरी काम खुद बादशाह को समय पर सही सलाह देना है, न कि उसे खुश करने के लिए केवल मीठी बातें करना। अकबर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल की ये पूरी कहानी केवल काम टालने की बुरी आदत को इंगित करने के लिए बुनी गई थी। अकबर जोर से हंसे। उनकी खिलखिलाहट से पूरा दरबार गूंज उठा। उन्होंने अपने दरबारी लिबास की सिकुड़ने ठीक की और बीरबल की पीठ थपथपाई। शाबाश बीरबल, मैंने तुमसे एक साधारण कहानी पूछी थी और तुमने मुझे पूरे राज्य के शासन का दर्शन समझा दिया। अकबर बोले, तुम्हारी बात सत्य है। सबसे अजीब गधा वह है जो अपनी मूर्खता को बुद्धिमानी का जामा पहनाकर पेश करता है। लेकिन बीरबल, अब असली समस्या सुनो। ऐसे अजीब गधे हमारे अस्तबल में बहुत कम है, पर इस दरबार में उनकी संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अब मैं तुम्हें एक और काम देता हूं। इन अजीब गधों की एक सूची तैयार करो, खासकर उन 3 सबसे अजीब गधों की जो ये सोचते हैं कि वे मुझे बेवकूफ बना सकते हैं, और तुम्हें ये सूची मुझे कल सूर्यास्त से पहले सौंपनी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर तुरंत हामी भरी। चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। वो समझ गए थे कि बादशाह ने न केवल उनके कटाक्ष को समझा, बल्कि अब वो खुद इन अयोग्य मंत्रियों की पहचान करवाने के लिए उत्सुक थे। दरबार से बाहर निकलते ही बीरबल ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि ये चुनौती केवल 3 मूर्ख मंत्रियों की पहचान करने की नहीं थी, बल्कि ये सुनिश्चित करने की थी कि बादशाह स्वयं उनकी मूर्खता को पहचाने। उन्होंने चुपचाप महल के गलियारों और मंत्रियों के कक्षों में घूमना शुरू किया।
हर दरबारी के काम करने के तरीके और उनकी सलाह को बारीकी से नोट किया। अगले दिन पूरे दरबार में तनाव का माहौल था। हर दरबारी अपने पड़ोसी को संदेह की नजर से देख रहा था। ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं उनका नाम उस बदनामी भरी सूची में तो नहीं आ जाएगा। विशेष रूप से वे 3 मंत्री जो खुद को सबसे अधिक बुद्धिमान और बादशाह का करीबी समझते थे, सबसे ज्यादा घबराए हुए थे। उन्होंने बीरबल से अनौपचारिक मुलाकातें की, मीठी बातें की और उन्हें महंगे तोहफे देने की कोशिश भी की, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने बस मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया। दोपहर ढलते ढलते महल में एक अजीब चुप्पी छा गई। जैसे जैसे सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा था, बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठ गए और बेसब्री से बीरबल का इंतजार करने लगे। बीरबल ने ठीक सूर्यास्त के समय दरबार में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक साधारण सी मुड़ी हुई कागज की पर्ची थी। बीरबल, क्या सूची तैयार है? बादशाह ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने झुककर आदरपूर्वक वो पर्ची बादशाह की ओर बढ़ाई। जी जहांपनाह, सबसे अजीब 3 गधों की सूची तैयार है। अकबर ने फौरन पर्ची खोली। उनकी आंखें सूची पर तेजी से दौड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला नाम पढ़ा, उनके माथे पर बल पड़ गए। दूसरा नाम पढ़ा तो उनकी भौहें चढ़ गई, लेकिन तीसरा नाम देखते ही बादशाह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ये क्या मजाक है बीरबल? अकबर दहाड़े, पर्ची को जोर से मेज पर फेंकते हुए। इस सूची में तुमने उस दरबारी का नाम क्यों डाला जिसने तुम्हें चुनौती दी थी? और ये तीसरा नाम, ये तो हद है। क्या तुम जानते हो कि इस तीसरे स्थान पर तुमने किसका नाम लिखा है? बीरबल ने हाथ जोड़कर अत्यंत शांत भाव से कहा, जी जहांपनाह, मैं भली भांति जानता हूं। तीसरा सबसे अजीब गधा, जिसे बिना किसी कारण के ये अजीबोगरीब शर्त लगाने का विचार आया और जिसने ये साबित करने की मांग की, वो कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। अकबर का चेहरा गुस्से और अपमान से तमतमा उठा। वो बिजली की गति से सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका हाथ स्वतः ही कमर पर टिकी तलवार की मूठ पर चला गया। बीरबल, उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा, तुम्हारी जुबान पर लगाम क्यों नहीं है? तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या कहा है? बादशाह को सबसे अजीब गधा कहने की ये गुस्ताखी, इसका अंजाम क्या होगा? क्या तुमने सोचा है? महल में सन्नाटा छा गया। दरबारी भय से सिर झुकाए खड़े थे। बीरबल ने जरा भी विचलित हुए बिना विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से उत्तर दिया, जी जहांपनाह, मैंने जो कुछ भी कहा है वो तर्क और प्रमाण पर आधारित है। मैंने आपको गधा नहीं कहा, बल्कि आपके उस निर्णय को सबसे अजीब बताया जिसने आपको ये बेतुकी शर्त लगाने के लिए प्रेरित किया। जिस व्यक्ति के पास हुकूमत और असीम बुद्धिमत्ता है, यदि वह किसी बेबुनियाद चुनौती में पड़कर समय और ऊर्जा नष्ट करे, तो उस कृत्य को सबसे बड़ी नासमझी ही कहा जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, और जहांपनाह, अगर आपको अब भी लगता है कि मेरी बात में सच्चाई नहीं है, तो मेरे पास इस सूची में आपके नाम के होने का सबसे बड़ा प्रमाण भी मौजूद है। बीरबल ने जेब से एक और कागज निकाला। बीरबल ने सम्मानपूर्वक वो कागज महाराज की ओर बढ़ाया। अकबर ने भौहें सिकोड़कर उस पर्चे को लिया और उत्सुकता से पढ़ना शुरू किया। उस पर बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा था, इस अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु नितांत बेतुकी सबसे अजीब गधों की प्रतिस्पर्धा के लिए सबसे पहले गधे की सीट पर प्रायोजक एवं प्रतिभागी बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर ने पर्चा नीचे रखा। उनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ये सूची प्रमाण है कि आपने ही ये शर्त शुरू की थी और आपने ही इस शर्त को स्वीकारने की गलती की। जिस पल आपने अपने दरबार के महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि कौन सबसे अजीब गधा है, उसी क्षण आपने अपनी बुद्धिमत्ता को दांव पर लगा दिया। इस पूरी घटना के सूत्रधार आप हैं। इसलिए मेरे हिसाब से आप इस बेतुकी कहानी के केंद्रीय पात्र हैं, यानी सबसे अजीब गधों के सरदार।
पूरा दरबार अपनी हंसी रोकने का असफल प्रयास कर रहा था। अकबर कुछ देर बीरबल को घूरते रहे। बादशाह अकबर का चेहरा पहले गुस्से से तमतमाया, जैसे वो अब बीरबल को तत्काल दरबार से बाहर निकालने का आदेश दे देंगे। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। उन्हें लगा आज बीरबल की खैर नहीं, लेकिन वो अकबर थे। उन्होंने तुरंत अपनी गलती की गंभीरता को समझा और बीरबल की अद्भुत हाजिर जवाबी की सराहना की। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर धीमी मुस्कान आने दी। बीरबल, अकबर ने जोर से कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे आगे किसी की बुद्धिमत्ता नहीं टिकती। मैंने अपनी शाही गरिमा को केवल ये सिद्ध करने में बर्बाद कर दिया कि मेरा पड़ोसी सबसे अजीब गधा है। तुम्हारी सूची और तुम्हारा तर्क अकाट्य है। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और बोले, हाँ, मैं इस अजीब कहानी के सबसे अजीब गधों का सरदार हूं। इनाम की पूरी राशि बीरबल के खजाने में तत्काल पहुंचाई जाए। आज के बाद गधों पर कोई चर्चा नहीं होगी। दरबार ने राहत की सांस ली और जोरदार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर बादशाह को धन्यवाद किया। इस प्रकार सबसे अजीब गधों की ये बेतुकी प्रतियोगिता एक अजीबोगरीब निष्कर्ष पर पहुंची। बीरबल ने खजाने की पेटी को अपने हाथ में लिया और सम्मान के साथ उसे जमीन पर रख दिया। दरबार में हंसी की गूंज धीरे धीरे शांति में बदल गई, लेकिन बादशाह अकबर के चेहरे पर अब भी उस आत्मघोषणा की हल्की शरारती मुस्कान थी। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, बादशाह ने धीरे से पूछा, इतने हास्यास्पद विषय पर जीत हासिल करके तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या ये जीत तुम्हारी पिछली महान जीतों से कम है? बीरबल ने शालीनता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, जीत हमेशा जीत होती है, चाहे मसला कितना भी बेतुका क्यों न हो। लेकिन इस बार की जीत का मोल अधिक है, क्योंकि इसने ये सिद्ध कर दिया कि मूर्खतापूर्ण तर्क वितर्क में उलझने से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। मैंने केवल आपके अहंकार को बचाकर उसे स्वीकार करने का मार्ग दिखाया, और यदि सम्राट स्वयं को सबसे अजीब गधों का सरदार घोषित करता है तो प्रजा को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अकबर ने स्नेहपूर्वक बीरबल की पीठ थपथपाई। तुम हमेशा की तरह सही कहते हो। जाओ और अब किसी महत्वपूर्ण मसले पर काम करो। गधों की इस अजीब कहानी को आज के बाद इतिहास के पन्नों में दफन होने दो। बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया और उस विचित्र सभा कक्ष से बाहर निकल गए। उनके चेहरे पर विजय की कोई उद्दाम भावना नहीं थी, बल्कि एक सहज मुस्कान थी, ठीक वैसी ही जो एक शिक्षक के चेहरे पर अपने सबसे शरारती शिष्य को सबक सिखाने के बाद आती है। अकबर कुछ क्षणों तक अपनी भव्य कुर्सी पर बैठे रहे। उन्होंने अपने वजीर अबुल फजल की ओर देखा, जो इस पूरे घटनाक्रम को अत्यंत गंभीरता से देख रहे थे। अबुल फजल, अकबर ने धीमी चिंतनशील आवाज में कहा, आज बीरबल ने फिर ये सिद्ध कर दिया कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती, और यदि कोई बादशाह स्वयं को मूर्खतापूर्ण तर्क में उलझाता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। मुझे लगता है ये सबसे अजीब गधों की कहानी इतिहास के पन्नों में दफन नहीं होगी, बल्कि ये हमारी कहानियों का एक नया अध्याय बन जाएगी। दरबार में हल्की सी हंसी फैल गई। अकबर भी मुस्कुराए। जाओ अबुल फजल, शाही खजाने से एक खास इनाम तैयार करवाओ। बीरबल का दिमाग वास्तव में बादशाहत को बचाए रखता है, चाहे वो गधों की बहस से ही क्यों न हो। और इस तरह वो अजीबोगरीब शर्त और उससे उपजा वाद विवाद हमेशा के लिए अकबर और बीरबल के सबसे अजीब गधे के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस घटना के बाद बीरबल ने बादशाह के सामने झुककर सम्मान व्यक्त किया। अकबर ने उन्हें अपने पास बुलाया और स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुम हमेशा मेरे सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े शिक्षक रहे हो। बताओ, तुमने इस पूरी कहानी के लिए गधों को ही क्यों चुना? क्या मूर्खता दर्शाने के लिए कोई और जानवर नहीं था? बीरबल ने अपनी चिरपरिचित शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, गधे भोले होते हैं, वे मूर्खता के नहीं
बल्कि अथक श्रम की निशानी है। असली गधा वो व्यक्ति होता है जो बिना सोचे समझे बहस में कूद पड़ता है, जो अपने अहंकार को तर्क से ऊपर रखता है। मैंने ये कहानी इसलिए बनाई ताकि हर कोई समझ सके कि ज्ञान और विवेक की कमी सबसे बड़ा बोझ है, जिसे बुद्धिमान लोग ढोते नहीं बल्कि उतार फेंकते हैं। बीरबल के इन शब्दों ने दरबारियों को एक गहरी सोच में डाल दिया। अकबर ने संतुष्टि की सांस ली। बीरबल, तुमने हमें फिर साबित कर दिया कि सबसे अजीब मूर्खता अक्सर सबसे बड़ी समझदारी की नींव होती है। और इस तरह वो अजीबोगरीब शर्त केवल एक शर्त न रहकर बीरबल के तीक्ष्ण हास्य और अद्भुत बुद्धिमत्ता का एक शाश्वत प्रमाण बन गई। अकबर ने तुरंत अपने खजाने के अधिकारी को आदेश दिया कि बीरबल को सोने की मोहरों से भरा एक कलश भेंट किया जाए। बीरबल, उन्होंने गर्मजोशी से कहा, तुम्हारी बुद्धि का कोई मोल नहीं है, लेकिन ये भेंट हमारी ओर से तुम्हारी अद्वितीय प्रतिभा का सम्मान है। बीरबल ने विनम्रता से मोहरें स्वीकार की और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, असली दौलत तो आज दरबार में इकट्ठी हुई है। वो समझदारी जो गधों और उनके बोझ के अंतर को पहचानती है। पूरा दरबार बीरबल की हाजिर जवाबी पर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन के बाद से जब भी कोई दरबारी किसी अतार्किक बहस में उलझता या व्यर्थ का अहंकार दिखाता, तो अन्य दरबारी दबी जुबान में गधे का बोझ शब्द फुसफुसाते। ये कानाफूसी तुरंत उस व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास करा देती थी। इस तरह बीरबल ने न केवल शर्त जीती, बल्कि दरबार में तर्क और विनम्रता का एक नया मापदंड स्थापित कर दिया। बादशाह अकबर, जो इस दीर्घकालिक बदलाव को देख रहे थे, बीरबल की बुद्धिमत्ता पर और भी मुग्ध हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने मात्र एक शर्त नहीं जीती थी, बल्कि पूरे दरबार की मानसिकता को एक नई दिशा दे दी थी, जहां मूर्खता को तुरंत पहचान लिया जाता था। एक शाम जब वो निजी कक्ष में बैठे थे, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुमने उस दिन गधों के बोझ की बात कहकर साबित कर दिया कि सबसे मूर्खतापूर्ण चीज भी ज्ञान का स्रोत बन सकती है। अब ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा और अजीबोगरीब गधा कौन है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा गधा वो इंसान है जो खुद को इतना ज्ञानी समझता है कि दूसरों से सीखना बंद कर दे। उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा और सबसे अजीब बोझ है। ये बोझ उसे इतना अंधा कर देता है कि वो ये देख ही नहीं पाता कि असली ज्ञान उसके चारों ओर बिखरा पड़ा है। अकबर ने इस गहरे उत्तर पर सहमति में सिर हिलाया। बीरबल एक बार फिर सिद्ध कर चुके थे कि असली गधे का बोझ ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा का अभाव है। बादशाह अकबर ने प्रसन्नता से बीरबल की पीठ थपथपाई। निस्संदेह बीरबल, तुम सही कहते हो, लेकिन ज्ञान का ये बोझ तो अदृश्य होता है। क्या तुम हमें इस सिद्धांत का कोई प्रत्यक्ष, कोई दृश्य प्रमाण दे सकते हो? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा अजीब गधा मौजूद है जो अपनी मूर्खता के कारण प्रसिद्ध हो गया हो, जिसका बोझ उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसके अजीबोगरीब कारनामों पर हो? बीरबल ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में अजीब गधों की कमी नहीं है, बस उन्हें पहचानना आना चाहिए। मैं कल सुबह एक ऐसे व्यक्ति को दरबार में उपस्थित करूंगा जो खुद को सर्वशक्तिमान व्यापारी समझता है, लेकिन जिसने हाल ही में अपने घमंड के चलते एक ऐसा सौदा किया है जिसने उसकी सारी बुद्धि को धब्बा लगा दिया है। उसका अजीबोगरीब सौदा सुनकर आप जान जाएंगे कि असली गधे की कहानी क्या होती है और उसका बोझ कितना हास्यास्पद होता है। अकबर उत्सुक हो उठे। उन्होंने आदेश दिया कि कल वो सबसे अजीब गधे की कहानी अवश्य सुनना चाहेंगे। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनकी निगाहें बार बार द्वार की ओर जा रही थी। वो सबसे अजीब गधे की कहानी सुनने के लिए अधीर थे। कुछ देर बाद बीरबल एक अत्यंत धनी दिखने वाले, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें लिए व्यापारी को साथ लेकर
दरबार में दाखिल हुए। व्यापारी का पहनावा कीमती था, पर उसके चेहरे पर हार और पछतावे का भाव स्पष्ट झलक रहा था। बीरबल, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यही वो व्यक्ति है जिसकी अजीबोगरीब गधेपन की कहानी तुम हमें सुनाने वाले थे? ये तो कोई साधारण मूर्ख नहीं लगता। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, यह है सेठ चमतमल, जो कल तक अपनी चतुराई के लिए मशहूर थे। इन्होंने हाल ही में एक ऐसा सौदा किया है जिसने इनकी सारी समझदारी पर पानी फेर दिया है। इन्होंने एक ऐसी पुरानी और बेकार हो चुकी नमक की खान खरीदी है जिसमें नमक का एक दाना भी नहीं बचा है, लेकिन जिसके बदले इन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन चलती हुई जहाज और अपने 10 साल की कमाई दे दी है। इनका मानना था कि पुरानी चीजों में सबसे बड़ा मुनाफा छुपा होता है। अपने घमंड में की गई ये मूर्खता क्या इस दुनिया के सबसे भारी और अजीब गधे का बोझ नहीं है? सेठ चमतमल की आंखें शर्म से झुक गई। बीरबल ने तुरंत आगे बढ़कर सेठ चमतमल की तरफ देखा। सेठ जी, चिंता न करें, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। नुकसान तो हुआ, पर आपने दुनिया को एक अनमोल पाठ दे दिया है। महाराज, उन्होंने बादशाह अकबर की ओर इशारा किया, हमने अक्सर सामान ढोने वाले गधे देखे हैं, पर यह है अहंकार का बोझ ढोने वाला गधा। अपनी ही समझदारी के घमंड में इंसान जब सबसे बड़ी मूर्खता करता है तो उसका बोझ किसी भी नमक की खान से भारी होता है। बादशाह अकबर, जो अब तक ये सब ध्यान से सुन रहे थे, मुस्कुरा दिए। बीरबल, तुम सही कहते हो। मुझे लगता है कि ये तो बस शुरुआत है। क्या इस दुनिया में इससे भी अजीब, इससे भी भारी बोझ वाले गधे मौजूद हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये सबसे पहला और सबसे आसान अजीब गधा था। वो व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमानी का बोझ खुद नहीं संभाल पाता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं ऐसे 3 और सबसे भारी और विचित्र बोझ ढोने वाले गधों की खोज करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं। ये मेरे लिए एक मनोरंजक चुनौती होगी। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की चुनौती स्वीकार कर ली। लाओ बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में मूर्खता की कितनी किस्में बाकी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और अगले सप्ताह दरबार में लौटे। अकबर पहले से ही उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहांपनाह, दूसरा अजीब गधा हाजिर है। ये बोझ इतना भारी है कि वो व्यक्ति सोने की खान में रहकर भी प्यासा मर रहा है। इसके बाद बीरबल ने शहर के एक सबसे धनी सेठ की कहानी सुनाई। वो सेठ इतना कंजूस था कि वो रात को भी पुराने फटे कंबल ओढ़कर सोता था और बासी भोजन खाता था, ताकि उसका एक भी पैसा फालतू खर्च न हो। बीरबल ने समझाया, वो लाखों दीनार की दौलत पर बैठा है, लेकिन खुद का जीवन एक निर्धन से भी बदतर जी रहा है। वो धन का उपभोग नहीं करता, बल्कि धन की चिंता का बोझ ढोता है। ये वो गधा है जो सबसे भारी सोना ढोता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं जानता। उसका बोझ है संपत्ति की चिंता। अकबर ने सिर हिलाया। वास्तव में बीरबल ऐसा व्यक्ति धन का स्वामी नहीं, बल्कि उसका सेवक है। अब तीसरे और सबसे अजीब गधे का इंतजार है। अगले दिन बीरबल ने बादशाह को एक अन्य दृश्य की ओर ध्यान दिलाया। दरबार में मीर अमान नामक एक प्रसिद्ध मनसबदार हाजिर हुए। वो एक बहुत ही साधारण से जमीन के मामले पर बातचीत करने आए थे, लेकिन उन्होंने इस कार्य को इतना जटिल और जरूरी बना दिया था कि मानो वो साम्राज्य का सबसे बड़ा मसला हो। मीर अमान अपनी हर छोटी बात के लिए भी 10 अलग अलग अधिकारियों से मुहर लगवाते थे और हमेशा शाही प्रोटोकॉल की दुहाई देते थे। उनकी चाल, बात और यहां तक कि बैठने के अंदाज में भी इतनी अनावश्यक गंभीरता और दिखावा था कि वो हमेशा थके हुए नजर आते थे। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, ये रहा तीसरा गधा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। मीर अमान, ये तो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक है। बीरबल ने समझाया, ये वो गधा है जो अनावश्यक महत्व और प्रतिष्ठा का बोझ ढोता है। ये अपने पद और नाम की बेड़ियां स्वयं पहनता है। मीर अमान का कार्य एक साधारण क्लर्क भी कर सकता है।
लेकिन इन्होंने खुद पर इतनी औपचारिकताओं और दिखावे का भार डाल रखा है कि ये जीवन के हर छोटे काम को एक युद्ध बना देते हैं। ये स्वयं द्वारा गढ़ा गया बोझ है। अकबर अब पूरी तरह संतुष्ट थे। वास्तव में बीरबल, तुमने दुनिया के सबसे अजीब गधों की परिभाषा पूरी कर दी। अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया। उनका हंसी का शोर पूरे दरबार में गूंज उठा। वाह बीरबल, तुमने केवल पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि मनुष्य स्वभाव के उन सबसे मूर्खतापूर्ण पहलुओं को भी उजागर कर दिया जिन्हें हम रोज देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। ये तो अजीब गधों का एक पूरा चिड़ियाघर है जो शाही दरवाजों के बाहर और भीतर दोनों जगह घूम रहा है। अकबर ने अपनी अंगूठी उतारते हुए कहा, लेकिन बीरबल, एक बात बताओ, इन सभी गधों में सबसे महान या सबसे अजीब गधा कौन है? बीरबल ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, वो गधा हम सब में छुपा होता है, वो जो ये जानता है कि वो केवल अनावश्यक बोझ ढो रहा है, लेकिन प्रतिष्ठा खोने या बदलाव के डर से उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। ज्ञान होने के बावजूद भी जानबूझकर मूर्खता को गले लगाना, यही दुनिया के सबसे अजीब गधे की अंतिम पहचान है। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और बीरबल को गले लगाया। तुमने सही कहा बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सोने से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन अकबर की जिज्ञासा केवल दार्शनिक ज्ञान से शांत नहीं हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल को चुनौती दी। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता निसंदेह महान है, लेकिन क्या तुम हमें यह दिखा सकते हो कि ये अजीब गधा हमारे दरबार में हमारी आंखों के सामने कैसे व्यवहार करता है? क्योंकि सिद्धांत सुंदर होते हैं, पर अभ्यास ही अंतिम प्रमाण है। क्या तुम हमें ऐसा कोई उदाहरण दिखा सकते हो जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर ये अनावश्यक बोझ ढो रहा हो? बीरबल ने ये चुनौती तुरंत स्वीकार कर ली। जहांपनाह, जैसा आप चाहें, ये गधा दरबार में प्रतिदिन आता है, बस हमें उसे पहचानने के लिए अपनी दृष्टि को थोड़ा सा बदलना होगा। अगले ही दिन बीरबल ने दरबार में अजीब ढंग से प्रवेश किया। उनके सिर पर एक भारी, बेकार और उल्टी टोकरी रखी थी, जिसे उन्होंने सावधानी से पकड़ रखा था। दरबारी फुसफुसाने लगे, लेकिन बीरबल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अकबर ने देखा और हंसते हुए पूछा, ये क्या है बीरबल? ये टोकरी किस काम की है? बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, हुजूर, ये मेरे बोझ का प्रतीक है। मैं जानता हूं कि ये बेकार है और इसे फेंक देना चाहिए, लेकिन उन्होंने रुककर चारों ओर देखा। इसे पकड़े रहना मेरी आदत बन गई है, लेकिन इसका फेंक देना ही समझदारी है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर तुम इसे क्यों ढो रहे हो? तुम तो बुद्धिमानी की बातें करते हो। बीरबल ने टोकरी को धीरे से नीचे उतारा और अपनी उंगलियों से उसे टटोलते हुए कहा, हुजूर, मैं तो बस ये सिद्ध कर रहा हूं कि आदतें कितनी जबरदस्त होती है। हम जानते हैं कि कौन सा बोझ हमें दुख दे रहा है, कौन सा विचार या कौन सी वस्तु बेकार है, पर फिर भी हम उसे पकड़े रहते हैं, बस इसलिए क्योंकि हमें उसकी आदत हो गई है। उन्होंने फिर दरबारियों की ओर इशारा किया, जिनकी निगाहें टोकरी पर टिकी थी। यहां बैठे हर दरबारी के पास एक ऐसी ही अदृश्य टोकरी है। किसी के पास पुरानी शिकायत का बोझ है, तो किसी के पास झूठी शान का। ये बोझ उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, पर वे इसे छोड़ नहीं पाते। अकबर मुस्कुराए। अच्छा, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि ये आदत ही हमारा सबसे अजीब गधा है, जिस पर हम स्वेच्छा से सवारी करते हैं? बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया। यही हमारी सबसे अजीब सवारी है, आदत का गधा। ये इतना विचित्र है कि इसे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं देख सकता, फिर भी ये हमसे दिन रात मेहनत करवाता है। ये वो झूठा सहारा है जिसे हम छोड़ने से डरते हैं। ये गधा दरबारियों की पुरानी शिकायतों को, उनकी हीन भावनाओं को और उनकी असफलताओं के डर को उठाता है। बीरबल ने टोकरी की ओर देखा और गंभीर होते हुए कहा, और सबसे अजीब बात क्या है जहांपना? ये गधा कोई ऐसा बोझ नहीं उठाता जो हमें किसी ने सौंपा हो। ये केवल वो बोझ उठाता है जिसे हमने स्वयं चुना है
और बड़े प्यार से पाला है। ये गधा केवल तब तक चलता है जब तक हम इसे जरूरी मानते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और हंस पड़े। वाह, उस गधे को छोड़ना सबसे मुश्किल है जिसे हम अपना सच्चा साथी मान बैठे हों। पर बीरबल, इन अदृश्य गधों से मुक्ति पाने का रास्ता क्या है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, मुक्ति का मार्ग अत्यंत सीधा है, पर उस पर चलना टेढ़ी खीर है। हमने उस गधे को इतना पालपोस दिया है कि अब वो स्वयं को राजसी घोड़ा समझने लगा है। इस अदृश्य गधे का इकलौता भोजन है, कल की चिंता और शंकाओं का दाना। जब तक हम उसे ये भोजन देते रहेंगे, वो अपनी पीठ मजबूत करता रहेगा। इस गधे से छुटकारा पाने का सबसे पहला कदम है उसे भूखा मारना। अगली बार जब आपका मन कहे कि इस बोझ को उठाना जरूरी है, तो बस एक दिन के लिए उसे उठाने से इनकार कर दीजिए। अपनी शक्ति और विचारों का दाना उस गधे को न देकर उसे आज के काम में लगाइए। अकबर विचारमग्न हो गए। अर्थात जिस पल हम अपने सबसे बड़े डर को स्वीकार कर लेते हैं पर उसे पोषित करना बंद कर देते हैं, उसी पल उसकी लगाम हमारे हाथ में आ जाती है। बीरबल मुस्कुराए। बिल्कुल, और एक बार भूखा रहने पर वो गधा उस व्यक्ति की तलाश में निकल जाएगा जो उसे खिलाने को तैयार हो। अकबर ने गहरी सांस ली, मानो उनके कंधों से अचानक कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। बीरबल, ये ज्ञान केवल डर पर ही नहीं, बल्कि हर उस आदत पर भी लागू होता है जिसे हम जरूरी मानकर पालते रहते हैं। मेरी कई चिंताएं, मेरे दरबारी फैसलों का बोझ, ये सब भी तो मेरे ही पाले हुए गधे हैं। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, जहां पनाह, और एक बार जब आप अपने हिस्से का भोजन देना बंद कर देंगे, तो वो गधा किसी और मालिक की तलाश में निकल जाएगा, जिसे ये पता ही नहीं होगा कि वो बोझ नहीं, बल्कि एक आदत को उठा रहा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या तुम सचमुच मानते हो कि जो व्यक्ति इस छोड़े हुए बोझ को उठाएगा वह मूर्ख होगा? वो मूर्ख नहीं होता, बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाते हुए कहा। वो बस अपनी ही कहानी के सबसे अजीब गधे को जन्म दे रहा होता है। सबसे अजीब गधे? अकबर की भौहें तंग गई। वो कौन? वो जो खुद को बादशाह समझता है। बीरबल मुस्कुराए। पर असल में वो अपने ही विचारों और मैं सही हूं के अहंकार की रस्सी से बंधा होता है। ये अहंकार ही दूसरा सबसे अजीब गधा है, जहां पनाह, जिसे राजा और रंक दोनों खुशी खुशी ढोते हैं। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी में आश्चर्य और प्रशंसा दोनों थी। वाह बीरबल, तुम एक ऐसे सत्य को बड़ी ही चालाकी से मेरे सामने रखते हो जिसे सुनने की हिम्मत कोई और नहीं कर सकता। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं खुद भी अपने अहंकार के गधे को हका रहा हूं? बीरबल ने विनम्रता से अपनी पगड़ी छुई। जहां पनाह, अहंकार वो अदृश्य रस्सी है जिससे हम सभी बंधे होते हैं, लेकिन इन सब में तीसरा गधा सबसे खतरनाक है। अकबर उत्सुकता से आगे झुके। तीसरा? बताओ बीरबल, वो कौन है जो पहले दो से भी अधिक अजीब है? वो है जहां पनाह, परंपरा का गधा। बीरबल ने धीरे से कहा। वो बोझ जिसे लोग इसलिए ढोते रहते हैं क्योंकि उनके पूर्वज उसे ढोते आए थे। ये वो बोझ है जिसे छोड़ने की हिम्मत न तो बुद्धिमान व्यक्ति जुटा पाता है और न ही शक्तिशाली। मैं आपको यह साबित कर सकता हूं, जहां पनाह, कि कैसे ये तीनों गधे आज भी आपकी राजधानी में घूम रहे हैं। ये चुनौती मुझे स्वीकार है बीरबल। अकबर का चेहरा चमक उठा। यदि तुम सचमुच ये साबित कर सकते हो कि ये अदृश्य गधे हमारे नागरिकों को नियंत्रित करते हैं, तो मैं तुम्हें बहुमूल्य पुरस्कार दूंगा। बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? तुम इन्हें कैसे पकड़ोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। पकड़ना नहीं, जहां पनाह, केवल पहचानना। मैं चाहता हूं कि कल सुबह आप शहर के मुख्य बाजार का निरीक्षण करें। मैं एक ऐसा परीक्षण स्थापित करूंगा जहां तीनों गधों की लगाम स्वयं जनता के हाथ से फिसलती दिखाई देगी। विशेषकर परंपरा का गधा, जो सबसे जिद्दी है, उसे सिद्ध करने के लिए
हमें एक बड़े नाटक की आवश्यकता होगी। अकबर ने हामी भरी। कल सुबह तक इंतजार रहेगा। बीरबल दरबार से विदा लेकर सीधे नगर की ओर गए। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें कुछ अजीबोगरीब निर्देश दिए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक बहुत ही साधारण पर बेतुका ढांचा खड़ा कर दो, ऐसा कि उसे देखने वाला हर व्यक्ति पूछे, ये क्या है? अगली सुबह मुगल साम्राज्य की राजधानी में एक अजीबोगरीब घटना होने वाली थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मुगल साम्राज्य की राजधानी के सबसे व्यस्त चौराहे पर पड़ी, तो राहगीरों की आंखें फटी की फटी रह गई। चौराहे के ठीक बीचों बीच, जहां रोजाना चहल पहल होती थी, वहां लकड़ियों और पुराने बर्तनों का एक बेतरतीब पर चमकीला ढेर खड़ा था। उसे इस तरह से खड़ा किया गया था कि वो कभी भी गिर सकता था, और ऊपर एक फटी हुई पगड़ी किसी राजा के मुकुट की तरह सजाई गई थी। शहर में तत्काल अफरातफरी मच गई। काम पर जा रहे सिपाही रुके, सौदागरों ने अपनी गाड़ियां रोकी और गृहिणियां बालकनी से झांकने लगी। ये क्या बला है? एक व्यापारी ने पूछा। दूसरा बोला, जरूर किसी पागल ने ये काम किया होगा, इसे तुरंत हटाओ। लेकिन किसी में भी उस ढांचे को छूने की हिम्मत नहीं हुई। जल्द ही सैकड़ों लोगों की भीड़ उस बेतुके ढांचे के चारों ओर जमा हो गई। हर कोई यही सवाल दोहरा रहा था, आखिर ये क्या है और ये यहां क्यों खड़ा है? बीरबल के सेवकों ने वही खड़े होकर बड़ी शांति से जवाब देना शुरू किया, ये महान परंपरा का स्मारक है। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। गधा सिद्ध करने का नाटक शुरू हो चुका था। परंपरा? एक धनी जौहरी ने हंसकर नाक सिकोड़ी। ऐसी परंपरा जिसके नाम पर बाजार में कूड़ा जमा किया जाए? मुझे तो ये किसी गधे का टूटा हुआ अस्तबल लग रहा है। बीरबल के सेवकों ने तुरंत अपनी आवाज ऊंची की। आपकी समझ पर तरस आता है श्रीमान। ये महान परंपरा का स्मारक सीधे बादशाह अकबर के आदेश से स्थापित किया गया है। ये केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनकी बुद्धि श्रेष्ठ हो और जो अपने काम में ईमानदार हों। जैसे ही बादशाह का आदेश और बुद्धि की श्रेष्ठता शब्द भीड़ के कानों में पड़े, माहौल तुरंत बदल गया। कोई भी मूर्ख या बेईमान कहलाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। जौहरी के चेहरे का रंग उड़ गया। एक सिपाही ने झट से आगे बढ़कर ढांचे को निहारा। वाह, क्या कारीगरी है! कितनी पुरानी और पवित्र दिखती है ये परंपरा। उसके बाद एक एक करके सभी व्यापारी और दरबारी उस बेतुके ढांचे की झूठी प्रशंसा करने लगे। गधा अब एक पूजनीय स्मारक बन चुका था। प्रशंसा और चाटुकारिता का ये शोर सीधे उस मंच तक पहुंच रहा था जहां बादशाह अकबर और बीरबल बैठे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा बीरबल। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मेरे राज्य के लोग कितने पारखी, समझदार हैं। सभी ने तुरंत इस महान कलाकृति की पहचान कर ली। वे जानते हैं कि कौन सच्चा है और कौन मूर्ख। जौहरी ने अपनी बेवकूफी छिपाई और अन्य सभी ने अपनी बुद्धि का प्रमाण दिया। बीरबल शांत थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरा विचार था। वो जानते थे कि ये सारी प्रशंसा सिर्फ डर का परिणाम है। उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया। अकबर ने उन्हें चुप देखकर कहा, परंतु आपने अपनी राय अभी तक नहीं दी। बीरबल, क्या आपको ये गधे का ढांचा, जिसे लोग विरासत का स्तंभ कह रहे हैं, सचमुच अद्भुत लगता है? मुझे सबसे पहले आपकी ईमानदारी पर भरोसा है। सच कहिए, आपको इसमें क्या दिखाई देता है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, इसमें जो दिखाई देता है वो किसी भी कारीगरी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जहां पनाह, बीरबल ने अपनी दृष्टि उस अजीबोगरीब ढांचे पर टिकाई। इसमें मुझे कारीगरी नहीं, बल्कि उस दृष्टि की शक्ति दिखाई देती है जो इस पूरे दरबार को नियंत्रित करती है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। तुम्हारी बात पहली जैसी है बीरबल।
स्पष्ट कहो। माफ करना अन्नदाता, बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा। यह ढांचा जिसे लोग विरासत का स्तंभ या कला का शिखर कह रहे हैं, वो किसी भी कोण से देख लीजिए, सिर्फ एक बदसूरत टेढ़ा मेढ़ा गधा है। इसमें न कोई कला है, न कोई विशेष सौंदर्य, परंतु लोगों की आंखों में जो भय है, उसने इस साधारण गधे को विश्व की सबसे सुंदर कलाकृति बना दिया है। ये स्तंभ नहीं, जहां पनाह, यह आपकी आज्ञाकारिता का प्रतिबिंब है। यह दिखाता है कि जब राजा का हुक्म होता है तो सत्य भी गधे के पैरों तले दब जाता है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सारे दरबारी जो अभी तक गधे की प्रशंसा कर रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए पसीना पोंछने लगे। अकबर क्षण भर के लिए बीरबल को देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया। यह ठहाका इतना खुला और सच्चा था कि दरबार का जमा हुआ वातावरण तुरंत पिघल गया। वाह बीरबल, तुम वास्तव में अद्भुत हो। जिस सत्य को कहने की हिम्मत मेरे सबसे विश्वास पात्र वजीरों में भी नहीं थी, उसे तुमने एक गधे की कलाकृति के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने अपनी पगड़ी से बहुमूल्य मोतियों की एक माला निकाली और बीरबल की ओर बढ़ाई। तुम्हारा साहस और तुम्हारा दिमाग दुनिया के किसी भी खजाने से अधिक कीमती है। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, जिनकी सांसें अभी तक अटकी हुई थी। तुम सब ने सत्य को त्याग दिया और केवल चापलूसी की। ये गधा सबसे सुंदर नहीं, बल्कि सबसे अजीब और डरावनी कलाकृति थी, क्योंकि ये मेरे आदेश के डर से जन्मी थी। अब जाओ, इस कलाकृति को यहां से हटाओ। दरबारी तुरंत गधे को हटाने के काम में जुट गए। बीरबल ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। इस प्रकार उस अजीबोगरीब गधे की कहानी का अंत हुआ, जिसने दिखाया कि प्रशंसा और डर के बीच कितना महीन पर्दा होता है। अगले दिन जब दरबार फिर से लगा तो माहौल पहले से कहीं अधिक हल्का था। बादशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुमने मेरी आंखों पर पड़ा एक और पर्दा हटा दिया। वो अजीब गधा। अकबर हंसे। सही मायने में चापलूसी और डर की मूर्तिकला था। हर दरबारी ने मेरी इच्छा को कला का रूप देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी सच बोलने का साहस नहीं किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य तो सूर्य के प्रकाश जैसा होता है। उसे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वो अपना मार्ग खोज ही लेता है। और आपकी महानता इस बात में है कि आप उस सत्य को स्वीकार करने का साहस रखते हैं, भले ही वो एक बदसूरत बेढंगे गधे के रूप में क्यों ना आया हो। अकबर संतुष्ट हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा कि बीरबल की समझदारी ही उनके साम्राज्य का असली खजाना है। उस दिन के बाद दरबार में चापलूसी का स्तर कुछ हद तक कम हो गया, क्योंकि सबको ये एहसास हो गया था कि बादशाह की परीक्षा केवल कला की नहीं, बल्कि ईमानदारी की भी थी। कुछ सप्ताह बीत गए। बदसूरत गधे की चर्चा धीरे धीरे फीकी पड़ गई, लेकिन उस घटना ने दरबार के कलाकारों और बुद्धिजीवियों के मन में एक गहरा घाव छोड़ दिया था। वे जानते थे कि बीरबल ने कला को हराकर दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी को जीत दिलाई थी और ईमानदारी को कलात्मक उत्कृष्टता से ऊपर स्थापित कर दिया था। ये अपमान उन कलाकारों के लिए असहनीय था, जिनकी पहचान उनकी वर्षों की उत्कृष्ट कारीगरी थी। कलाकारों के समूह का मुखिया मीर जाहिद, जो उस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा अपमानित महसूस कर रहा था, उसने बीरबल को नीचा दिखाने का निश्चय किया। उसने गुप्त रूप से अन्य महान चित्रकारों को इकट्ठा किया। जाहिद ने कहा, बीरबल ने सत्य की बात करके हमें धोखेबाज साबित कर दिया। अब हम उन्हें ऐसी चीज भेंट करेंगे जो इतनी सुंदर और जटिल होगी कि बीरबल की बुद्धिमत्ता भी उसकी आलोचना करने का साहस न कर पाए। उनका लक्ष्य था कला के माध्यम से बीरबल की बुद्धि को मौन करना और यह साबित करना कि सौंदर्य भी उतना ही शक्तिशाली सत्य हो सकता है जितना कि नग्न वास्तविकता। उन्होंने मिलकर
एक ऐसी अनूठी कलाकृति बनाने की योजना बनाई जिसके सामने बीरबल को अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़े। ये एक नया और अधिक पेचीदा मुकाबला था। जाहिद और उसके साथियों ने कई दिनों तक गुप्त रूप से काम किया। उन्होंने सोना, चांदी और दुर्लभ पत्थरों का उपयोग करके एक ऐसी कलाकृति तैयार की जो आंखों को चकाचौंध कर दे, लेकिन जिसका कोई तार्किक अर्थ या उपयोग न हो। उनका मानना था कि सौंदर्य की निरर्थकता पर तर्क लागू नहीं होता। एक शुभ दिन उन्होंने उस कृति को बादशाह अकबर के सामने पेश किया। वो एक अत्यंत जटिल, घुमावदार संरचना थी जो इतनी अलंकृत थी कि देखने वाले की आंखें थक जाती थी। जाहिद ने गर्व से कहा, जहांपनाह, ये निरपेक्ष सौंदर्य है। बीरबल जी, क्या आप इस कला के उत्कृष्ट रूप में कोई त्रुटि निकाल सकते हैं? बीरबल ने उस अति विस्तृत रचना को गौर से देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह जाहिद साहब, आपकी मेहनत प्रशंसनीय है। ये वस्तु वास्तव में बेजोड़ है, लेकिन इसे देखने के बाद मेरे मन में बस एक ही विचार आता है। अकबर ने पूछा, कौन सा विचार बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, ये रचना इतनी अद्भुत और निरर्थक है कि इसे किसी अन्य नाम से पुकारा ही नहीं जा सकता। मेरी समझ से आपने दुनिया का सबसे अजीब गधा ही बना डाला है। यह सुनकर बादशाह अकबर खिलखिला उठे। दरबारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने जाहिद की तरफ देखा, जिसने बीरबल के इस नामकरण पर थोड़ा बुरा मान लिया था। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बहुत खूब बीरबल, मैंने तो सोचा था कि तुम इसमें कोई नुक्स निकालोगे, पर तुमने तो इसे एक नया ही दर्जा दे दिया। मगर अब सुनो, तुमने इसे अजीब गधा तो कह दिया, लेकिन एक गधे का कोई तो उपयोग होता है, बोझ उठाना, यात्रा करना। इस निरर्थक वस्तु का क्या उपयोग है? अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और आगे बोले, तुम्हारी हाजिर जवाबी सराहनीय है, पर अब तुम्हें इसे साबित करना होगा। अगर यह दुनिया का सबसे अजीब गधा है, तो तुम्हें यह भी साबित करना होगा कि यह किसी काम आ सकता है। तुम्हारी चुनौती यह है, अगले 7 दिनों में तुम्हें इस अजीब गधे का ऐसा उपयोग ढूंढना होगा जिससे इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाए। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। इस अजीब गधे को समझदारी की कसौटी पर परखने का यह जिम्मा बीरबल स्वीकार करता है। उन्होंने वो बेढंगी कलाकृति उठाई और दरबार से विदा ली। बीरबल ने वो अजीब कलाकृति, जो मिट्टी और कंकर का एक बेढंगा टेढ़ा मेढ़ा मिश्रण थी, अपने गुप्त कक्ष में रखवाई। ये वस्तु इतनी कुरूप थी कि इसे देखकर हंसी आ जाए, पर बीरबल जानते थे कि इस चुनौती को भौतिक मूल्य से नहीं, बल्कि मानसिक मूल्य से जीतना होगा। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और उसे सख्त निर्देश दिए, आज से ये गधा किसी आम गधे की तरह नहीं, बल्कि एक शाही रहस्य की तरह रखा जाएगा। इसे बेहतरीन मखमल में लपेटो और इसे एक मजबूत संदूक में बंद कर दो। और हां, पूरे शहर में ये अफवाह फैला दो कि ये गधा बादशाह अकबर द्वारा खोजा गया एक दिव्य रहस्य है और इसकी कीमत का अंदाजा लगाना इंसान की बुद्धि से बाहर है। 7 दिनों की समय सीमा शुरू हो चुकी थी। अगले 3 दिन बीरबल ने दरबार और बाजारों में केवल उस गुप्त गधे की चर्चा की। लोगों की उत्सुकता आसमान छूने लगी। जब दरबारी और व्यापारी उनसे उस रहस्यमय वस्तु के बारे में पूछते, तो बीरबल केवल मुस्कुराते और कहते, ये गधा भविष्य बदल सकता है। ये चाल तुरंत काम आई। हर कोई जानना चाहता था कि वो कौन सा गधा है जिसे बीरबल ने ताले में बंद कर रखा है और क्यों उसकी इतनी प्रशंसा की जा रही है।